धन्यवाद। आपने मुझे इस वाइट पेपर पे बोलने का मौका दिया। द वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी has exposed the dark truth of UPA. I think this paper should be renamed as black paper on governance. Many argue, what is the need of a paper on UPA now? Those who don't know history are doomed to repeat it. There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen. If we forget what they did to India, we will never understand how Prime Minister Narendra Modi ji saved India from sinking. I would like to focus on the reasons behind the economic and policy stagnancy during UPA years and how dangerously it compromised our economic and social security. UPA was an organized loot and legalized plunder. A democratically elected government was run by an unconstitutional authorities. There has never been a government so unconstitutional in its daily conduct. I would like to read from a book, The Accidental Prime Minister, in which Sri Baru, the author, wrote, I quote, "I have to come to terms with this. There cannot be two centers of power. That creates confusion. I have to accept that party president is the center of power." Unquote. Baru has quoted Manmohan Singh in this book. This is the example of how democracy turned into monarchy and how monarchy turned into anarchy, leading to so much of corruptions. When UPA came into power, उनका स्लोगन था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, पहले आने के पहले। और जब वो पावर में आए तब उनका स्लोगन था कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। मुझे लगता है कि यूपीए ने इस 10 सालों में जो भ्रष्टाचार किया वो पूरे इस वाइट पेपर में जो है आज हम सभी के सामने है। ये जो व्हाइट पेपर है वो कांग्रेस की काली करतूतों का सबूत है। ये व्हाइट पेपर एक तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ब्यौरा देता है तो दूसरी तरफ हमारे प्रयासों का प्रमाण है। हम सब इस नई संसद में 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में हैं और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं 10 वर्ष इस सदन का सदस्य रहा हूं जिसमें हमने डिकेड ऑफ डेवलपमेंट देखा और यूपीए के कार्यकाल में हमने डिकेड्स ऑफ डिजास्टर देखा। इस 10 वर्षों में मैंने देश को फ्रजाइल पाथ से टॉप 5 इकोनॉमीज में जाते हुए देखा। मैंने G20 के माध्यम से इस देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनते देखा। मैंने इस दशक में गर्व की अनुभूति की जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई। मैंने महिलाओं का सम्मान होते देखा जब इस संसद में नारी शक्ति अधिनियम को कानून बनाया गया। मैंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना इस सदन में ही पूरा होते हुए देखा जब गृह मंत्री जी ने धारा 370 हटाने का काम भी इस सदन में किया और पूरे भारत की आस्था और वर्षों से चली आ रही मांग को भी पूरा होते हुए इस सदन में ही देखा जब हमने 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जय श्री राम वहां पर की गई। ये जो सरकार थी इन्होंने रेल में, तेल में, खेल में सब में भ्रष्टाचार किया और जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया वो गए जेल में और जो बाहर है वो आए हैं बेल में।
और यो जो जो जिनकी वकालत करते हैं वो आते हैं इस वेल में। ऐसी परिस्थिति जो है इनकी आज यहाँ पर है। मैं आज यहाँ पर सभी का भाषण सुन रहा था कि किस प्रकार जो है यूपीए के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ। यहाँ पर सभी हमारे विपक्ष के भाई यहाँ पर कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है और आज मुझे लगता है ये जो व्हाइट पेपर है, ये जो व्हाइट पेपर इनके काले कारनामों का जो है एक आईना है। मुझे लगता है कि ये व्हाइट पेपर देखने के बाद तो जो है आज इनको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार 10 साल जो है इन्होंने इस देश पर शासन किया। इनके लिए एक शायरी मुझे याद आती है, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर रहकर चांद सितारों की बात करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। माशाल्लाह। मुझे लगता है कि आज जो विपक्ष सुधारों की यहां पर बात कर रहा है, जिनके शासन में जमीन पर बोफोर्स से लेकर आसमान में अंतरिक्ष तक, मुझे लगता है कि इसमें और कोल अगर हम लोग गिन लेंगे तो मुझे लगता है कि पाताल से आसमान तक भ्रष्टाचार करने का कारनामा जो है वो यूपीए के शासन में यहां पर किया गया। हर संभव जो है भ्रष्टाचार यहां पर हुआ है। विपक्ष जिसने गाय के चारे से लेकर शराब तक और 2G से लेकर CWG तक सब में घोटाला किया। यह धोखा है उस किसान के साथ जो आपसे बेहतर समर्थन मूल्य की अपेक्षा कर रहा था। यह धोखा है उस युवा के साथ जो अच्छी शिक्षा और रोजगार से वंचित रह गया। यह धोखा है उस जवान के साथ जिसके हथियारों की खरीद में भी आपने घोटाला किया। यह धोखा है उस महिला के साथ जिसको सुरक्षित और सशक्त बनाने का वादा आपने किया था। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में इन सभी लोगों के साथ विश्वासघात किया, लेकिन इन सभी को सम्मान देने का काम जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर किया। एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह और एक प्रधान सेवक की तरह उन्होंने सेवा की। आज हम अमृत काल में और विकसित भारत के युग में हैं। हमारे सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। हमारी औसत महंगाई दर 5% थी, जो आपके कार्यकाल में 8.2% थी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व 303 बिलियन से बढ़कर 617 बिलियन डॉलर हो गया है। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से बढ़कर 9.5 लाख करोड़ हो गया है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो जो है वो 16% से कम होकर 6%। और जीडीपी ग्रोथ में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मॉर्गन स्टैनली जिसने 2013 में भारत को फ्रजाइल इकोनॉमी कहा था, आज वही भारत को 2023 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोल रहे हैं। जिस चीन का उदाहरण और तारीफ कांग्रेस पार्टी करती है, उसके स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा की है। मैं विपक्ष वालों को ये कहना चाहूंगा कि आप इल्जाम लगाते रहिए, हम इतिहास जो है यहां पर बनाते रहेंगे। इस श्वेत पत्र में बहुत विस्तृत तरीके से हर सेक्टर की जानकारी दी है। मैं यहां पर कुछ सेक्टर का उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर। हम अपने जवानों पर गर्व करते हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन आज 1 लाख करोड़ के पार हो गया है। हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया। आज हम मशीन्स गन देश में बना रहे हैं और हमारा डिफेंस का बजट 6 लाख करोड़ है। डिफेंस कैपेबिलिटी की कमी के कारण क्या परिणाम होता है, उसका सबसे प्रमुख उदाहरण हमने देखा मुंबई में, जहां पर 26/11 हमला वहां पर हुआ और जहां पर हमारे पुलिसकर्मियों के पास सिर्फ 303 राइफल थी
और आतंकवादियों के पास जो है AK-47 वहां पर थी। ऐसी परिस्थिति जो है 2008 में हमारे देश की थी। पहले तो हम आतंकवाद का जवाब नहीं देते थे, लेकिन आज हम पूरी ताकत के साथ जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किया है। आपने हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी नसीब नहीं होने दिया और खुद अगस्ता वेस्टलैंड के चॉपर में यात्रा कर रहे थे। अंतरिक्ष देवास में घोटाले किए 500 करोड़ रुपए के, और न जाने ऐसे कितने घोटाले जो है आप लोगों ने जो है आपके कार्यकाल में किए। दूसरा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, आज हम गर्व करते हैं कि पूरे देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से दोगुना होकर 149 हो चुकी है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए। 49 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायापालट हो रहा है। आज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 3.4% है और हम इस वर्ष 11 लाख करोड़ खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। यह हमारी उपलब्धियां है। और आपने क्या किया? देश के रिसोर्स को कौड़ी के भाव में बेचा। 1.7 लाख करोड़ का 2G घोटाला किया। कोयले घोटाले में 1.86 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इन दोनों घोटालों में सुप्रीम कोर्ट ने आपके भ्रष्टाचार की पुष्टि की और लाइसेंस आपका कैंसिल किया। आज देश में अनेक ऐसे कार्य जो है डेवलपमेंट के हो रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण जो है यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। आज युवाओं को जो है यहाँ पर जॉब देने का काम भी हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है। स्टार्टअप्स में आज हम यहाँ पर नंबर 1 है। मैं कुछ उपलब्धियां जो है महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर कहना चाहूँगा। मैं मराठी में बोलना चाहूँगा यहाँ पर। आज महाराष्ट्रामध्ये बस निवेदन यही है कि जल्दी आप लवकर संपवतो। अपलोड करें। महाराष्ट्राला गेल्या 10 वर्षामध्ये काय मिळालं? महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमाने 25 लाख घरं मिळाले। आयुष्यमान भारतच्या माध्यमाने 71 लाख गरिबांना त्याचा लाभ मिळाला। कोविडच्या काळामध्ये 17 कोटी लसी त्या ठिकाणी मिळाल्या। PM किसान सन्मान योजनेच्या अंतर्गत 1 कोटी 10 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला। जन जीवन मिशनच्या अंतर्गत 1 कोटी 11 लाख 74 हजार घरांमध्ये नळाच्या माध्यमाने पाणी जे आहे हे त्या ठिकाणी मिळालं। PM उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत 38 लाख भगिनींना जो आहे तो त्याचा फायदा झाला। अशा अनेक उदाहरण जे आहे ते या ठिकाणी देऊ शकतो। त्याचबरोबर याच महाराष्ट्रामध्ये 8 लाख कोटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम आज चालू आहे। त्याचबरोबर रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 1,04,000 कोटीची कामं त्या ठिकाणी चालू आहेत। महाराष्ट्रामध्ये ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या गतीने सुरू आहे, आज महाराष्ट्र जो आहे या देशामध्ये नंबर 1 राज्य जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये हे महाराष्ट्र आहे। आज जीडीपीच्या सगळ्यात जास्त कॉन्ट्रीब्युटर जे आहे हा महाराष्ट्र या ठिकाणी आहे। स्टार्टअप्समध्ये पण नंबर 1 जो आहे हा महाराष्ट्र या ठिकाणी आहे। आणि हा आज ग्रीन हायड्रोजन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पण आज महाराष्ट्र जो आहे आज सगळ्यात अगोदर इन्व्हेस्टमेंट जर कुठे आली असेल तर ते आमच्या राज्यामध्ये आली आहे। काही लोक जे आहेत हे या ठिकाणी महाराष्ट्रामधून जे आहे ते उद्योगधंदे बाहेर गेले, ह्याचं रोज जे आहे ते रडगाणं त्या ठिकाणी चालू असतं। पण मला त्या लोकांना त्या ठिकाणी सांगायचं आहे की जेव्हा आपलं शासन त्या ठिकाणी होतं तेव्हा आपण कुठले कुठले घोटाळे जे आहेत ते त्या ठिकाणी केले। हे उद्योगधंदे जे बाहेर गेले हे कोणामुळे गेले? जेव्हा आपण उद्योगपतींच्या घराच्या खाली जे आहे हे बॉम्ब त्या ठिकाणी लावले, जिलेटिन स्टिक्स त्या ठिकाणी लावले, त्याच्यामुळे जे आहेत हे तुमच्या काळामध्ये जे आहेत हे उद्योगधंदे बाहेर जाण्याचं काम जे आहे ते त्या ठिकाणी झालं। आज लोकांना 5 मिनिटात संपतो 5 मिनिट्स लोकांना
You have already असुरक्षित taken 15 वातावरण minutes. जे आहे हे 2.5 वर्षामध्ये जे आहे हे आमचं सरकार यांच्या अगोदर जे आहे हे तुम्ही त्या ठिकाणी निर्माण केलं. शेतकरी जे आहेत हे सगळ्यात जास्त आत्महत्या जे आहेत हे तेव्हा युपीएचं जेव्हा सरकार तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये होतं तेव्हा सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांची आत्महत्या देखील त्याच वेळेस झाली. आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये तुम्ही काय उपलब्धी, तुमची उपलब्धी काय? तुमची उपलब्धी ही की कोविड काळामध्ये बॉडी बॅगचा घोटाळा देखील तुम्ही केला. म्हणजे जी बॉडी बॅग जी आहे ही 600 रुपयाला एका कॉर्पोरेशनमध्ये मिळत होती ती 6,500 रुपयाला तुम्ही बॉडी बॅग घेतली. कोविड सेंटरमध्ये घोटाळा केला, खिचडीमध्ये घोटाळा केला. अशा मोठ्या मोठ्या गोष्टींमध्ये जिथे लोकांना तुमच्या मदतीची अपेक्षा होती तिथे तुम्ही जे आहे ते त्या ठिकाणी घोटाळे करत राहिलं. आणि हे घोटाळ्यामध्ये कोण कोण आहे तर आपल्या जवळचे जे आहे नातेवाईक जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्या या घोटाळ्यामध्ये जे आहेत हे त्या ठिकाणी सामील झाले. आणि ते आज त्याच्यामधून काही लोक जे आहेत ते त्यामध्ये जेलमध्ये गेले. पण आमचं सरकार आल्यानंतर ह्या सगळं जे इन्सेक्युअर्ड वातावरण जे होतं ते आम्ही लांब केलं. आणि आज तुम्हाला सांगतो की FDI मध्ये महाराष्ट्र जो आहे हा नंबर 1 वरती आहे. आज सगळ्यात जास्त जर गुंतवणूक कुठे येत असेल तर ती महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि आत्ताच दावोसमध्ये आम्ही 3.5 ते 4 लाख कोटीचा जो आहे 4 लाख कोटीचा MOU जो आहे करार जो आहे तो त्या ठिकाणी केला. आणि याच्यामधून मला वाटतं 85% पेक्षा जास्त एक्झिक्युशन जे आहे हे या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये त्या ठिकाणी होणार आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये आत्ताच माननीय प्रधानमंत्र्यांनी MTHL जे गेले अनेक वर्ष फक्त पेपरवरती होतं त्याला देखील पूर्ण करण्याचं काम जे आहे या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादा या सगळ्यांनी मिळून त्या ठिकाणी केलं माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली. त्यानंतर मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग असेल तो देखील कमी कालावधीमध्ये जो आहे तो पूर्ण करण्याचं काम महाराष्ट्राने या ठिकाणी केलं. नवी मुंबईचा एअरपोर्ट असेल ते देखील त्या ठिकाणी आज त्याचं काम चालू आहे. लवकरात लवकर लोकांच्या सेवेमध्ये जे आहे हा नवी मुंबईचा एअरपोर्ट येईल. त्याचबरोबर धारावीची रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असेल तो देखील त्या ठिकाणी आज सुरू होतोय. आणि त्याचबरोबर मेट्रो लाईन मुंबईमध्ये असेल 350 किलोमीटरपेक्षा जास्त मेट्रो लाईनचं काम जे आहे हे या ठिकाणी मुंबईमध्ये या ठिकाणी होत आहे. तर एवढी मोठी सगळी कामं जी आहेत ही या ठिकाणी मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत मान्य नरेंद्र मोदीजी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली. मी आज या ठिकाणी या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब आणि त्याचबरोबर वित्तमंत्री या दोघांचेही या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की आज जो हा व्हाईट पेपर या ठिकाणी आणला आणि खरा चेहरा जो आहे काँग्रेसचा जो आहे तो लोकांच्या समोर तुम्ही आणला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.